pizza bomber. Pizza bomber. The pizza bomber. क्या आप एक ऐसी कहानी पर यकीन करेंगे जो किसी बॉलीवुड मूवी जैसी लगती है लेकिन हकीकत में हुई है। यह कहानी है एक डिलीवरी मैन की जो एक धमाकेदार षड्यंत्र का शिकार बना और अपनी जान गंवा बैठा। आइए जानते हैं पिज़्ज़ा बॉम्बर की पूरी कहानी। यह कहानी 28 अगस्त 2003 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर से शुरू होती है। ब्रायन वेल्स एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन हमेशा की तरह अपने काम पर था। तभी तकरीबन दोपहर 1:22 पर इस मामा मियाँ शॉप पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करने को कहता है। इत्तेफाक से ब्रायन विल्स उस रोज ड्यूटी पर अकेला ही था। उसका दूसरा साथी किसी वजह से छुट्टी पर था। ब्रायन विल्स को 2 पिज़्ज़ा पैक करके दिया जाता है। ब्रायन गाड़ी में बैठता है और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए शॉप से निकल पड़ता है। इसी दौरान तकरीबन 1 घंटे बाद दोपहर 2:22 पर एक शख्स इसी पेंसिल्वेनिया शहर के एक पीएनसी बैंक में दाखिल होता है। बैंक में दाखिल होने वाला शख्स हुलिये से अजीब लग रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी टाइप की कोई चीज़ थी। उसकी गर्दन में एक मोटी सी हथकड़ी लगी हुई थी जिसका थोड़ा सा हिस्सा उसकी टी शर्ट के कॉलर से ढका हुआ था। यह शख्स अपनी जेब से एक नोट निकालता है और बैंक अधिकारी के हाथ में थमा देता है। इस नोट में लिखा था कि मैं बैंक लूटने आया हूँ। मेरी गर्दन में एक लाइव बम लगा है जो किसी भी वक्त फट सकता है, तो आप मुझे $2.5 लाख बैग में डालकर मेरे हवाले कर दें ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। और इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का समय देता हूँ। और हाँ, कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे गर्दन में जो बम फिट है उसमें कई सारे लॉक लगे हैं जिसकी चाबी किसी और शख्स के पास है। और अगर तुमने कोई चालाकी या पैसे देने में देर लगाई तो यह बम फट जाएगा और इससे जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी गर्दन में लाइव बम लगाकर बैंक में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही मामा मियाँ पिज़्ज़ा शॉप पर काम करने वाला ब्रायन था। बैंक अधिकारी नोट पढ़ता है और कहता है कि देखो, तुम जितने पैसे मांग रहे हो वह लॉकर में रखे हैं और लॉकर की चाबी किसी दूसरे ब्रांच में है, तो तुम जितने पैसे मांग रहे हो उसके लिए 15 मिनट का समय बहुत कम है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। ब्रायन विल्स कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारे पास जितना कैश है वही दे दो। बैंक अधिकारी उसे $8,702 एक बैग में डालकर ब्रायन विल्स के हवाले कर देता है। ब्रायन विल्स पैसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। बैंक से निकलने के बाद ब्रायन विल्स एक रेस्टोरेंट पहुँचता है। रेस्टोरेंट के किनारे में जाता है, वहाँ रखे हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है। पत्थर के नीचे से उसे एक चाबी और नोट मिलता है और अभी उस नोट को पढ़ना शुरू ही करता है कि तभी ब्रायन विल्स को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। ब्रायन विल्स जब बैंक से निकला था उसी समय बैंक अधिकारी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और फ़ोन करने के 15 मिनट बाद ही पुलिस ने ब्रायन विल्स को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पुलिस ब्रायन विल्स को गन पॉइंट पर लेती है और भीड़ से बचने के लिए खाली मैदान की तरफ जाती है। ब्रायन विल्स के दोनों हाथ पीछे की तरफ हैं। अब पुलिस ब्रायन विल्स से पूछताछ करती है। चूँकि मामला एक लाइव बम का था जो किसी भी वक्त फट सकता था, इसलिए कुछ पुलिस वाले इस जगह से लोगों को दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर बम फटे भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरी तरफ बम स्क्वाड को भी फ़ोन कर दिया जाता है। ब्रायन विल्स कहता है कि देखिए सर, मेरी गर्दन में एक लाइव बम लगा है। इस बम में 4 की लॉक और 3 डिजिट का कोड लगा है। बम में जो 4 की लॉक लगे हैं उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने मेरे गले में इस बम को बांधा है उन्होंने इन चाबियों को 4 अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा है। इन चाबियों में से जो मुझे पहली चाबी मिल चुकी है, इसकी दूसरी चाबी हासिल करने के लिए इस पत्थर के नीचे से जो मुझे नोट मिला है और उस नोट में जिस जगह की निशानदेही की गई है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे उस जगह दूसरी चाबी और एक नोट और मिलेगा और उस नोट से मुझे पता चलेगा कि तीसरी चाबी कहाँ है। तीसरी जगह हमें एक और नोट मिलेगा जिसकी निशानदेही पर हम चौथी चाबी को हासिल करेंगे और चौथी जगह जो हमें नोट मिलेगा वह नोट हमें उस शख्स के पास पहुंचाएगा जो इस बॉम्ब में लगे 3 डिजिट कोड के बारे में जानता है। अगर समय रहते हुए हमने इन तमाम चाबियों को हासिल कर लिया तो हो सकता है मेरी जान बच जाए। तो प्लीज़ सर, आप मुझे इस वक्त जाने दीजिए, मेरी जान खतरे में है। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे गले में इस बम को बांधा है वह हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं,
इसलिए आप इसे खोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप चाहकर भी इसे खोल नहीं पाएंगे। अब ब्रायन विल्स की बातें सुनकर अमेरिकी पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बम ना उन्होंने कभी देखा था और ना ही ऐसे बम के बारे में सुना था जिसे एक हथकड़ी के अंदर फिट किया जाए और उसमें 4 लॉक भी हों। अमेरिकी पुलिस को लगता है यह कोई बहरूपिया है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस सख्त अंदाज में ब्रायन विल्स से पूछताछ करती है, सच सच बताओ मामला क्या है और यह बम तुम्हारे गले में आया कैसे? तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ जो पुलिस वाले भीड़ को खाली करा रहे थे उसका उल्टा होता है और बहुत सारे लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। कई मीडिया वाले भी उस जगह पहुंच जाते हैं और बाकायदा यह पूरा ऑपरेशन टीवी पर लाइव चल रहा था। ब्रायन विल्स कहता है, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा नाम ब्रायन विल्स है और मैं एक निहायती शरीफ आदमी हूँ। पिछले 10 साल से मैं एक मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप पर काम कर रहा हूँ और आज जब मैं दोपहर में 2 पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए शॉप से निकला था तभी रास्ते में मुझे 3 लोगों ने पकड़ा और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे गले में इस बम को बांध दिया और मुझे एक नोट दिया। आप चाहे तो वो नोट पढ़ भी सकते हैं। पुलिस कार से नोट उठाती है और मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप को कॉल करती है। पता चलता है कि ब्रायन विल्स सच कह रहा है, लेकिन पुलिस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रायन विल्स के गले में कोई बम बंधा है और तभी बम से बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। अब पुलिस को पहली बार लगता है कि अगर ये सच हुआ फिर क्या होगा। बीप बीप की आवाज़ सुनकर लोग दूर भागना शुरू कर देते हैं। बम स्क्वाड को पुलिस ने पहले ही फ़ोन कर दिया था, लेकिन भीड़ की वजह से बम स्क्वाड उस जगह पहुंच नहीं पाती और अगले 1 मिनट बाद ही एक जोर का धमाका होता है। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागते हैं। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। क्योंकि धमाका आगे की तरफ से होता है इसलिए ब्रायन विल्स पीछे की तरफ भागता है और मौके पर ही ब्रायन विल्स की मौत हो जाती है। धुआं कुछ कम होता है, तब तक बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी थी। इतना ज़बरदस्त धमाका होने के बाद भी जिस हथकड़ी में बम को फिट किया गया था वो हथकड़ी ब्रायन विल्स के गले में अब भी मौजूद है और सही सलामत है। बम फटने की वजह से ना हथकड़ी टूटी और ना उसका लॉक खुला। ब्रायन विल्स के सीने में 5 इंच लंबा होल हो चुका था। बम स्क्वाड हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी उसका एक भी लॉक नहीं खुलता। रेस्टोरेंट के बाहर पत्थर के नीचे से ब्रायन विल्स को जो नोट मिला था, जिस नोट में दूसरी चाबी की लोकेशन के बारे में बताया गया था, पुलिस उस जगह भी पहुंचती है और वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर के नीचे एक चाबी तो मिलती है मगर कोई नोट नहीं मिलता। यानी इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था उसे पता चल चुका था कि ब्रायन विल्स की मौत हो चुकी है और इसलिए उसने जानबूझकर दूसरे लोकेशन से नोट गायब कर दिया ताकि पुलिस के आगे कोई रास्ता ना हो और पुलिस अंधेरे में रह जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इसके पीछे किसी जीनियस आदमी का हाथ है और इधर तमाम कोशिशों के बाद भी जब ब्रायन विल्स के गले से वह हथकड़ी नहीं खुलती, पुलिस और आला अफसरों की इजाज़त से तय होता है कि हथकड़ी के राज को जानने के लिए ब्रायन विल्स का गला काट दिया जाए। हालांकि यह किसी एतबार से मुनासिब फैसला नहीं था, मगर अमेरिकी पुलिस के सामने मजबूरी थी, हथकड़ी की जांच पड़ताल ज़रूरी थी ताकि आगे से कोई भी ऐसा मामला हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अब ब्रायन विल्स का गला काटकर कॉलर बम को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है इसे लोहे के अलग अलग प्लेट्स को जोड़कर बनाया गया है। इस कॉलर बम में 4 लॉक थे, जिसमें से 2 लॉक में चाबी लगने वाली थी और एक लॉक में 3 डिजिट का कोड लगा था। इसके अलावा ब्रायन विल्स के पास पुलिस को एक छड़ी जैसी चीज़ भी मिली। उसकी जांच हुई तो पता चला कि वह कोई स्टिक नहीं बल्कि एक गन था, एक केन गन, जिसे हाथों से तैयार किया गया था और जिस तरीके से इस गन को कॉलर बम को डिज़ाइन किया गया था इससे साफ जाहिर था कि यह किसी जीनियस आदमी का काम है। अब कॉलर बम के प्लेट्स को पुलिस अलग अलग जगहों पर भेजती है। कई कबाड़ वालों से पूछताछ करते हैं क्या इस तरह के प्लेट्स उन्होंने कहीं देखा हो या किसी को बेचा हो, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। 28 अगस्त को ब्रायन विल्स की मौत हुई थी और सितंबर के पहले हफ्ते में पुलिस मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप पर पहुंची। वहां के ऑनर से बात करती है तो पता चलता है ब्रायन विल्स के साथ एक और शख्स पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाया करता था। पुलिस उस शख्स से पूछताछ करती है। वह शख्स पुलिस के सामने घबरा जाता है, हालांकि ब्रायन विल्स के बारे में कुछ बताता भी है। अब पुलिस अगले रोज़ पिज़्ज़ा ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, लेकिन पता चलता है कि उसी रोज़ शाम को उस पिज़्ज़ा ड्राइवर की भी मौत हो गई और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि पिज़्ज़ा ड्राइवर की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है।
एक के बाद एक मौतें देखकर पुलिस को कुछ समझ भी नहीं आता। खैर, पुलिस जांच पड़ताल जारी रखती है। ये मामला अमेरिका के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बनकर रहा। क्या ब्रायन खुद इस योजना का हिस्सा था या वह वास्तव में निर्दोष पीड़ित था? क्या आप मानते हैं कि किसी इंसान को सिर्फ एक गेम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? इस कहानी ने साबित कर दिया था, कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी होती है। यह कहानी है ब्रायन वेल्स की, जो कि एक षड्यंत्र का शिकार बन गया। ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।